मैं अपने पाँव को इंजर्ड करता हूँ और उसके ऊपर कुछ नमक वगैरह डालता हूँ ताकि मुझे पहले से ज़्यादा दर्द हो। इवन मैं यहाँ पर भी मैं नहीं रुकता, मैं उसके ऊपर चिली पाउडर भी डाल देता हूँ। ये सब कुछ मेरी पास्ट लाइफ की वजह से हो रहा था। मैं अपने बॉस के साथ एक सिस्टम के साथ बाउंड हो चुका था। मैं जो भी करता उसका 10 गुना उसे मिल जाता। मैंने अपनी हेल्थ को लेकर काम किया तो उसे भी उसका 10 गुना मिल गया। मैं इधर मेहनत करता, मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। जबकि वो दूसरी लड़कियों के साथ पार्टी वगैरह करता था। वो अपनी ज़िंदगी फुल अय्याशी में गुजार रहा था और इस सब में मेरी जीएफ भी उसकी बहुत ज़्यादा मदद कर रही थी। मैं स्मोकिंग करता तो उसने मुझे स्मोकिंग छुड़वा दी। हत्ता कि वो मुझे ड्रिंकिंग भी नहीं करने देती थी, ताकि इससे वो अपने बॉस को प्योर रख सके और वो अपने बॉस के साथ जो करना चाहे वो कर सके। अब मेरा रीबर्थ हो चुका है और मैंने भी कसम खाई है कि अपने बॉस को तो मैं 10 गुना ज़्यादा पेन देकर ही रहूँगा। इसलिए अगले दिन मैं सुबह-सुबह जल्दी ऑफ़िस पहुँच जाता हूँ, अपने बॉस का वेट करने लगता हूँ। तभी मेरा बॉस आ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि वो कहीं से इंजर्ड है। जब वो मेरी तरफ देखता है तो मुस्कुराकर आगे बढ़ गया था। तो मुझे ऐसा लगने लग गया है कि जो कल मैंने काम किया था, लगता है उसका असर मेरे बॉस के ऊपर नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगने लग जाता है कि जब भी मैं खुद को चोट पहुँचाऊँगा तो उसका असर मेरे बॉस पर नहीं होगा। सिर्फ़ जो मैं अच्छे काम करता हूँ उसका असर ही मेरे बॉस के ऊपर होता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है। अगर ऐसा होता तो लियो मुझे कभी भी फ़ोर्स मत करती कि मैं अच्छे-अच्छे काम करूँ। मैं बस इसी के बारे में सोच ही रहा था कि तभी मेरी जीएफ आ जाती है। वो मुझे कहती है कि मैं पहले से ज़्यादा वीक दिख रहा हूँ, लगता है कि मैं वर्कआउट नहीं करता। मुझे अब ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए। वो मुझे कहती है कि हम दोनों इस दफ़ा होटल जाएँगे, वहाँ खूब मज़े करेंगे और इससे तुम्हें आराम भी मिल पाएगा। मैं आज रात जिम जाने वाली हूँ, तो तुम भी मेरे साथ चलोगे क्या? इससे तुम्हें भी थोड़ा-सा सुकून मिलेगा। तो उसके इस स्माइल करते चेहरे को देखते साथ मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ गया था। मेरे अंदर जो लावा उबल रहा था, वो आखिर फूट पड़ता है और मैं कहता हूँ, ये सब कुछ तुम दोनों की वजह से हो रहा है और मैं वहाँ से बाहर भाग जाता हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं वापस आया था, तो मेरे हाथ में सिगरेट्स का पैक था और फिर मैं स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। बाकियों की तो मुझे टेंशन नहीं थी कि वो मेरे बारे में क्या कहें, लेकिन लियो ने जैसा ये देखा उसी के साथ वो हैरान रह गई। वो फिर तेजी से मेरी तरफ भाग कर आती है, मेरे मुंह से सिगरेट को निकाल कर नीचे फेंकती है और जूते की मदद से उसे निचोड़ देती है और मेरे ऊपर गुस्सा करने लग जाती है कि गुचेंग मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमने तो प्रॉमिस किया था ना कि तुम अब स्मोकिंग नहीं करोगे, तो ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि अगर तुमने स्मोकिंग न छोड़ा तो इससे तुम्हारी बॉडी को कितना डैमेज होगा। तो ये देखते ही मुझे याद आ जाता है कि पिछली लाइफ में तो मैं तो इसकी बातों में आ जाता था, लेकिन अब मैं पहले से बहुत ज़्यादा अलग हो गया हूँ। देखो, आज मैंने स्मोकिंग स्टार्ट की और इसका रिएक्शन ही देख लो। वो तो डर के मारे काँप रही थी और उसकी आँखों में फ़ियर और पेन दिखाई दे रहा था कि तभी मेरे माइंड में बिजली सी चमकती है और ये सब मैं समझ जाता हूँ। मैं ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग जाता हूँ कि सभी मेरी हँसी को देखकर हैरान रह जाते हैं। मेरी जीएफ मुझे कहती है कि मुझे माफ़ करो, तुम ऐसी हरकत मत करो। मैंने तुम्हारे साथ पहले जो भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन तुम्हें इनको चेंज करना होगा। तो मैं फिर अपनी जीएफ को फाइनली कह ही देता हूँ कि मैंने अगर स्मोकिंग छोड़ दी तो क्या इससे मुझे फ़ायदा होगा या फिर मेरे बॉस को फ़ायदा होगा। सभी बात ये सुनते साथ ही परेशान हो जाते हैं। मेरी जीएफ भी अब घबराना शुरू हो जाती है और कहती है कि मैं ये क्या कह रहा हूँ। जिस पर मैं उसे कहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ समझ आ रहा है, बस तुम एक्टिंग कर रही हो। तुम अपने प्यारे बॉस के पास जाओ और उसे सब कुछ बता दो कि मैं अब से अच्छी आदतें नहीं अपनाने वाला। और अगले दिन जैसे ही मैं ऑफिस आता हूँ तो मेरी मुलाकात मेरे बॉस से हो जाती है। उसकी आंखों के इर्द गिर्द अब डार्क सर्कल्स है। हम अक्सर ये एलिवेटर का इस्तेमाल करते थे और आज वो जब वो चढ़ा था तो वो खांस रहा था, तो इसे देखते ही मैं समझ गया था। मैं मुस्कुराता हूँ, अब मैं धीरे धीरे सिस्टम को समझना शुरू हो जाता हूँ कि मैं जो कोई भी अच्छा काम करूँगा या बुरा काम करूँगा उसका 10 गुना मेरे बॉस को रिटर्न होगा। मैंने जब खुद को इंजर्ड किया तो इंजरी की वजह से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैंने स्मोकिंग की तो उसका 10 गुना उसे नुकसान हुआ। मेरे ख्याल में स्मोकिंग करके मैं उसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता हूं, बजाय खुद को इंजर्ड करने के। अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझ में आता जा रहा है। 1 साल तक मैं अपनी जीएफ के साथ था, लेकिन वो कभी भी मुझे टच नहीं करने देना चाहती थी। ये सब कुछ शायद वो इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि मेरे इंटरनल ऑर्गन्स खराब थे और उसने मुझे हर बुरे काम करने से रोका। अब तो ये सब कुछ याद करते ही मुझे हंसी आती है।
लियो, तुमने उस वक्त मुझे सप्रेस करने की कोशिश की, तुमने मेरे अंदर ब्लड के आखिरी कतरे तक को निचोड़ लिया। लेकिन अब गेम पलट चुकी है, तुम जो कहोगे मैं उसका उलट ही करूंगा। और अब मुझे सिस्टम की एबिलिटीज के बारे में पता चल गया, तो मुझे लगता है मेरे लिए ये दुनिया चेंज हो गई है। मैं खुद की हालत खराब कर रहा था, लेकिन इसके साथ साथ मेरे बॉस की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जाती है। अब तो मीटिंग में भी सभी लोग नोटिस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो एक बात जानता था कि उसके पास थोड़ा ही टाइम बचा है। 3 महीने के बाद उसे मेहनत का फल मिल जाएगा। और उसके बाद उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और इन पैसों को लेकर वो अब्रॉड चला जाएगा और अपनी ज़िंदगी मज़े से गुजारेगा। मैं तो इन बातों को सोचते साथ ही अब ये भी सोच रहा था कि आखिर कौन से ट्रिक का इस्तेमाल करूं कि 3 महीने पहले ही मैं उसे मज़ा चखाऊं और अपना रिवेंज कंप्लीट करूं। मैं अब घर जाता हूँ, बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ था। अभी भी मैं सबके बारे में सोच रहा था कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि तभी मेरे जहन में एक आइडिया आता है। मैं यार पहले कितना ज़्यादा बुद्धू था। मैं अपनी जीएफ के साथ रहता था और वो मुझे किस भी तब करने देती थी जब उसका मूड होता था। और जब मैं इसके बारे में उससे डिस्कस करता तो वो मुझे यही कहती कि फ्यूचर के लिए ही वो कर रही है और इससे हमारा फ्यूचर सही रहेगा। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब मैंने अपने रिवेंज का प्लान बना लिया था और इस प्लान को मैंने नाम दिया था टेक ऑफ प्लान। इन 3 दिनों में ही मैंने जो खुद के साथ किया और उसकी चेंजेस मैं अपने बॉस जुआंग में भी देख रहा था, वो ड्रास्टिकली चेंज हो गया था। वो अब दीवार को पकड़कर चलता था। एक छोटी सी हवा का झोंका उसे उड़ा कर न ले जाए, उसे अब इस बात का डर लगने लग गया था। जब वो मीटिंग में जाता था तो वो लेजर पॉइंट को भी सही से नहीं पकड़ पाता था। अब तो उसकी आंखों को भी कुछ अजीब व गरीब होने लग गया था। पूरे डिपार्टमेंट में लोग उसी के बारे में ही गॉसिप्स करने लग जाते हैं। और एक दिन फिर मेरा बॉस वांग मुझे अपने ऑफिस में बुलाता है और वो मुझे कहता है कि मुझे माफ़ करना, जब तुमने लियो के साथ ब्रेकअप किया तो उसके बाद मैंने उससे तुम्हें चुरा लिया। तो उनकी ये बातें सुनते ही मैं तो खुश ही हो जाता हूँ और कहता हूँ इतना इजीली मैं उसे जानने दूंगा, मैंने तो उसके लिए भी अलग से प्लान्स बना के रखे हुए हैं। मैं फिर अपने बॉस को कहता हूँ कि हाँ, मुद्दे पर आइए, क्या बात है। तो मेरा बॉस वांग कहता है कि एक प्रोजेक्ट है, मैंने उसके ऊपर दिन रात मेहनत की। अब वो कंप्लीशन के करीब है, लेकिन मेरी हेल्थ मेरा साथ नहीं दे रही। अगर तुम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हो तो मैं ऊपर वाले लोगों को बता दूंगा कि इस प्रोजेक्ट के पीछे तुम थे और वो इसका रिवार्ड भी तुम्हें देंगे। लेकिन उसे लग रहा था कि मैं पहले वाला हूँ, मैं उसकी बातों में आ जाऊंगा। तो मैं उसे बताता हूँ कि बॉस, मैं तो रिजाइन कर रहा हूँ। ये सब सुनते ही मेरे बॉस का मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है। उसे अब लगने लग गया था कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही गुस्से से चिल्ला दिया। फिर वो खुद को काम डाउन करता है। इस कंपनी को तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। प्लीज़ तुम मत जाओ, तुम इस काम को कंप्लीट करो। मैं ये बात जानता था कि वो कोई ना कोई तरीका आजमाएगा जिससे मैं अमीर हूँ और वो मेरे से 10 गुना ज़्यादा अमीर हो जाए। अब जैसा कि मैंने कंपनी से रिज़ाइन की बात की थी तो उसे अब डर लगने लग गया था। मैं उसकी आंखों से दूर होऊंगा, मैं कोई काम भी करूँगा उसे पता नहीं चलेगा। और वो मुझसे बैक करते हुए कहता है कि मैं इस कंपनी में रहूं, जो चाहूं वो ले सकता हूं, वो मुझे सब कुछ प्रोवाइड करवाएगा। तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा। तो उसकी ये हालत देखकर अंदर ही अंदर मैं बहुत मुस्कुराता हूँ, मैं यही तो देखना चाहता था। और मैं उसे कहता हूँ कि अब तुम मुझे इस कंपनी में नहीं रोक सकते, अभी तो मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना सीखा है। और उसके बाद घर आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक पीता हूँ। मैं उसे और ज़्यादा सबक सिखाना चाहता था। मैं इसी तरह और अलग अलग चीज़ें करता हूँ। मेरे से जो बन पाता था अपनी बॉडी को डैमेज करने के लिए मैं वो सब कुछ कर रहा था। और ये बात तो मैं भी नोटिस कर रहा था, इस सब की वजह से जुआंग की हालत भी दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। मैंने तो उसके बारे में ये भी सुना था कि अब तो उसे हेलुसिनेशंस भी आने लगे हैं। वो मीटिंग्स में खड़ा होता, कॉर्नर में देखकर चिल्लाता रहता। लियो भी अब पहले से चेंज हो गई थी, उसकी भी चेंजेस मैं नोटिस कर रहा था। वो मुझसे बैक करती है कि मैं अपनी आदतें सही कर लूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं उसकी कहाँ सुनने वाला था। मेरे ग्रैंडफ़ादर सिगरेट्स बनाते थे। उन्होंने कभी भी चीप सिगरेट नहीं पी, वो हमेशा एक्सपेंसिव और फैंसी सिगरेट्स पीते थे। मैं भी छुपके से उस उनको स्मोक करना चाहता था, लेकिन वो मुझे पकड़ लेते और ये सब करने से उन्होंने मुझे मना कर दिया था। मैं फिर पढ़ाई पर फ़ोकस करता हूँ और सालों साल बीत जाते हैं। मेरे ग्रैंडफ़ादर की डेथ हो गई और कभी भी मैंने वो एक्सपीरियंस हासिल नहीं किया। तो मैं फिर खेत में जाता हूँ, मुझे बहुत पुराने उन स्मोकिंग वाले पत्ते मिलते हैं। मेरे ग्रैंडपा जिस तरह उसे रोल करके सिगरेट बनाकर पीते थे, मैं भी उसी तरह रोल करके सिगरेट बनाकर पीता हूँ। मैंने उसका बहुत बड़ा रोल बना लिया था। ये आम सिगरेट से बहुत बड़ी थी, ये एक एटम बॉम्ब की तरह थी। और उसे देखते ही मैं इमेजिन कर पा रहा था कि जुआन के साथ आगे क्या होने वाला है।
मैं अब जान चुका था कि आगे उसकी हेल्थ के साथ भी क्या होने जा रहा है। फिर थर्ड क्वार्टर के एंड पर एक मीटिंग बुलाई जाती है। इस मीटिंग में सभी टॉप लीडर्स को बुलाया गया था और उस मीटिंग को प्रेजेंट करने के लिए जुआंग को ही आना था। मैं भी देखना चाहता था कि वो आखिर इस सबको कैसे प्रेजेंट करता है। उसने महंगा सा सूट पहना हुआ था, लेकिन उसकी शक्ल से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार रहा है। उसके चेहरे के तो गुब्बारे की तरह फूल चुका था। उससे अब सही से अपनी टांगों के ऊपर भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा था। चेयरमैन फ्रंट डेस्क पर बैठकर उसकी ये हालत देख रहे थे और ये सब देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं भी वहीं साइड पर बैठ जाता हूँ और अपना मोबाइल निकाल कर उसकी वीडियो बनाने लग जाता हूँ। फिर मैं अपने फ़ोन को साइड पर रख देता हूँ और दूसरे रूम में जाता हूँ ताकि जाकर स्मोकिंग कर सकूँ। जैसे ही मैंने पहली दफ़ा स्मोक किया था तो उसी के साथ ही मेरे तो होश ही उड़ जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगने लग जाता है मेरे कान बज रहे हैं। मैं तो अपनी टांगों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और फ़ौरन ही कोलैप्स कर जाता हूँ। फिर मैं सिगरेट को अपने पास रखता हूँ और दीवार का सहारा लेकर वापस जाता हूँ। अभी मैं वहाँ पहुँचा ही था कि मैं लोगों की चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हर तरफ लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। फिर मेरी नज़र चेयरमैन पर पड़ती है तो वो भी गुस्से से चिल्ला रहे थे। मैं जल्दी से फिर अपने टेबल के पास जाता हूँ जहाँ मैंने रिकॉर्डिंग के लिए फ़ोन रखा था और फिर फ़ोन को उठाकर रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। जैसे ही मैंने वीडियो प्ले की थी तो मुझे इतनी ज़ोर से हंसी आती है कि मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। वीडियो जब स्टार्ट होती है तो तब ज़्वांग अपनी अचीवमेंट को बूस्ट करता है। लेकिन दूसरी साइड जाकर मैंने जैसे स्मोकिंग स्टार्ट की थी तो उसकी आंखों के इर्द गिर्द खून के धब्बे बन जाते हैं और इसके बाद ही वो फर्श पर गिर जाता है, अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाता है। और मैंने जब दूसरी बार स्मोक किया था तो इस बार तो उसके मुंह से झाग बाहर आने लग जाती है। ये सब कुछ उससे हैंडल नहीं हो पाता और वो फर्श पर कोलैप्स कर जाता है। उसकी टांगों अजीबोगरीब मूवमेंट करने लग जाती हैं और ये सब कुछ मैं फ़ोन में देख रहा था और ये देखते ही मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। उसे फिर जल्दी से हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया जाता है। उसके इलाज के लिए बेहतरीन डॉक्टर्स को बुलाया गया था और फाइनल रिजल्ट यही आता है कि उसने बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की, उसकी वजह से उसकी हालत ख़राब है और उसके ख़राब एक्टिविटीज़ की वजह से उसके ऑर्गन्स भी ख़राब हो गए हैं। और वो फिर लियो को भी कहता है कि उसके अच्छे से देखभाल करना होगी, उसकी हालत बहुत ख़राब है। अगर उसका अब सही से ख्याल नहीं रखा गया तो उसकी कभी भी मौत हो सकती है। और अगले दिन मैं भी फिर हॉस्पिटल चला जाता हूँ ताकि जाके देखूँ तो सही उसकी अब हालत कैसी है। तभी मैं उस रूम में जाता हूँ, लियो और वो दोनों साथ थे। उसकी आंखें रेड थी और वो रो रही थी। पहले तो जैसे ही उसने मुझे देखा था तो उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। फिर मैं अपने बॉस को देखता हूँ, उसने ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था। उसकी हालत देखकर मुझे ज़ॉम्बी की याद आ रही थी। मैं उसकी ये हालत देखकर मुस्कुराने लग जाता हूँ, हंसी मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाती। तभी मैं फिर सिगार बाहर निकालता हूँ और कहता हूँ कि लगता है फिर से इसे पीना पड़ेगा। जुआंग जैसे ये देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे अब डर लगने लग जाता है और मीटर के ऊपर जो उसकी रीडिंग्स थी वो भी इधर उधर हरकत करने लग जाती हैं। अब उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो पाता तो वो अपना ऑक्सीजन मास्क हटा देता है और फिर रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगता है कि गुचैन, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, भीख मांगता हूँ कि मुझे आराम से रेस्ट तो करने दो। गुचैन, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मैं उसे माफ़ करने को तैयार नहीं था। मैं उससे कहता हूँ कि तुम्हारे सिस्टम के बारे में मैं जानता हूँ, मैं जो कुछ भी करूँगा उसका 10x तुम्हें वापस मिलेगा। और ये सुनते ही वो तो शॉक्ड रह जाता है और मुझे यही कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं गलत था। मैं तुम्हें सब कुछ दे दूँगा, मेरे पास जो पैसे हैं वो भी मैं तुम्हें दे दूँगा, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी ये बात सुनते ही मैं एरोगेंस वाली हंसी हंसता हूँ और उसे कहता हूँ कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। और फिर इसी के साथ ही मैं उसे कहता हूँ कि इन 90 दिनों में मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें जितना नुकसान पहुँचा सकूँ पहुँचाऊँ। लेकिन ये मौत तुम्हारी स्लोली स्लोली मौत वाली होगी, अचानक से तुम्हें मैं मौत नहीं देने वाला। और ये कहते ही मैं हॉस्पिटल से बाहर आ जाता हूँ तो पीछे से मुझे लियो के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। लेकिन जैसे ही मैं हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचा था तो तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है। अब मेरे और बॉस जुआंग के साथ जो सिस्टम की बाइंडिंग थी उसे अनबाइंड कर दिया गया था। जैसे ये सब 100% कंप्लीट होता है तो मैं अपने अंदर एक नई ताजगी फील कर पा रहा था। मुझे तो अब ऐसा लगने लग जाता कि सिस्टम जो मेरे अंदर से खींच रहा था उसने मुझे वो सब सूद समेत वापस कर दिया। मैं फिर इसी के साथ ही मुस्कुराता हूँ, सुकून का सांस लेता हूँ। और फिर मुझे एक हफ्ते बाद न्यूज़ मिलती है कि जुआंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है और उसने दोबारा कंपनी ज्वाइन कर ली थी।
मैं छुपके से कंपनी जाता हूँ ताकि उसे देख सकूँ, तो वो मुझे दिखाई देता है, बिल्कुल तरोताज़ा था। वो जो बंदा जिसे मैंने हॉस्पिटल में देखा था, बीमार था, ये तो उससे बिल्कुल अलग था। मुझे ये सब कुछ देखकर बहुत बुरा फ़ील होता है, मैं उससे बदला लेना चाहता था। उसी शाम मुझे फिर ऑफ़िस से कॉल आती है एचआर डिपार्टमेंट से, तो मैं इतनी छुट्टियाँ की थी, तो इसलिए उन्होंने मुझे डिपार्टमेंट से निकाल दिया था। मैं भला अब एचआर डिपार्टमेंट के साथ और ज़्यादा क्या बहस करता, तो चुप करके कॉल को काट देता हूँ। इसी के साथ ही फिर मैं अपना सामान पैक करता हूँ और किसी टाउन चला जाता हूँ। मैंने एक किराए पर छोटा-सा घर लिया था, सीयू-वीयू वहाँ से नज़र आता था, आराम से अपना काम करता रहता हूँ कि तकरीबन 3 महीने के बाद ही मुझे कॉल आती है। मैं उस नंबर को नहीं पहचानता था, लेकिन उस नंबर की लोकेशन उसी सिटी से मैच करती थी, जहाँ मैं पहले रहा करता था। पहले तो मैं कॉल पिक करने का नहीं सोचता, फिर डिसाइड कर ही लेता हूँ कि पिक कर ही लूँ। तो जैसे ही मैं कॉल को पिक करता हूँ, तो दूसरी साइड से लियो थी। वो रोते हुए कहती है कि गूचैन, क्या तुम गूचैन हो? मुझे पैसे चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं तुमसे भीख माँग रही हूँ, तुम ही हो जो सिर्फ़ मेरी मदद कर सकते हो। तो इस पर मैं उसे कहता हूँ कि तुम कंपनी में जाओ ना, अपने बॉस से पैसे माँगो। उसने पहले भी तुम्हें पैसे दिए थे, अब भी देगा। तो जैसे मैंने उसके बॉस वांग का नाम लिया था, तो वो तो फूटी पड़ती है और चिल्लाते हुए कहती है कि तुम उस ओल्ड बास्टर्ड की बात कर रहे हो। तो उसके चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर मैं समझ चुका था कि अब वो भी उसका एनिमी बन चुका है। इस ये सुनकर मैं भी हैरान रह गया था, लेकिन मैं अब उससे और ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था, उसकी कॉल को काट देता हूँ और मैंने उसके नंबर को भी ब्लॉक कर दिया था। कुछ दिनों के बाद मैं उसके कुलीग को कॉल करता हूँ, मैं उससे जानना चाहता था कि कंपनी में क्या हो रहा है। लेकिन उसने जो मुझे कहानी सुनाई थी, उस कहानी को सुनते साथ तो मैं चौंक रह जाता हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, मैंने पैसे कमाए थे, तो सिस्टम ने 10x उसे वापस कर दिए थे। लेकिन जैसा कि उसके और मेरे सिस्टम की अनबाइंडिंग बाइंडिंग कंप्लीट हो गई थी, तो इसलिए जो उसे इतने ज़्यादा पैसे मिले थे, अब वो उसके लिए डेब्ट बन जाता है। और उसने जो डेब्ट पे करना था, वो आम बंदों का डेब्ट नहीं था, बल्कि वो तो लोन शार्क्स वालों का था। आम बंदों से तो शायद वो बच जाता, लेकिन उन लोन शार्क वालों से कैसे बचता? और ऊपर से मैंने जो इतनी ज़्यादा हेल्थ को लेकर मेहनत की थी और उसे उसका 10 गुना मिला था। सिस्टम के अनबाइंड होने की वजह से वो भी उससे छीन लिया जाता है। और जब वो हॉस्पिटल से बाहर आया था, तो वो आखिरी दिन थे जब वो इतना ज़्यादा तरोताज़ा था। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता उसकी फ़िज़िकल फ़ाउंडेशन ख़राब हो जाती है और हॉस्पिटल के बाहर आने के बाद ही वो लियो को शादी के लिए पूछता है। तो वो उस वक़्त तो खुशी में वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि जो ज़ुआंग के ऊपर डेब्ट है, उसमें भी वो उसका हिस्सा हो जाएगा। और जब उसे ये डेब्ट वाली कहानी पता चलती है, तो वो उससे लड़ने शुरू कर देती है। अब उसे उससे डिवोर्स चाहिए था। लेकिन वो उसे डिवोर्स नहीं देता। लोन शार्क वाले बंदे तो अब इन दोनों के पीछे ही पड़ गए थे। जब ये कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो तभी वो कंपनी में आ जाते, उनके ऊपर नज़र रखते। जब ये दोनों वॉशरूम जाते, तो वो दोनों वॉशरूम तक इनके साथ जाते थे। और अगर उनकी जगह कोई और बंदा होता और इस तरह बॉडीगार्ड्स उनका पीछा करते रहते हैं, तो किसी का भी मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता। कंपनी वाले भी अब ये ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो इसलिए उन दोनों को उनकी जॉब से फारिग कर दिया जाता है, क्योंकि इस सब की वजह से उनकी कंपनी की इमेज ख़राब हो रही थी। और जिस कुलीग से मैं बात कर रहा था, वो मुझे बताता है कि वो उस दिन को कभी नहीं भूल सकते, जब उसे रूम से ड्रैग आउट किया जा रहा था। वो तो बेचारा ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा था, एक कुत्ते की तरह। वो उन लोगों को यही कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया, अब से ऐसा नहीं होगा, तो मैं तुमसे भीख माँगता हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन बाद में उन लोगों के बारे में यही बताया गया कि उन लोन शार्क्स ने इन्हें किडनैप कर लिया था और वो इन दोनों को शहर से दूर ले जाते हैं। कुछ लोगों को ये भी कहना है कि उन्हें म्यांमार में भेज दिया गया था, ताकि वो अपनी गुड लुक्स का इस्तेमाल करके पैसे कमाएँ और जो उनका एंडलेस डेब्ट था, वो उसे पे कर सकें। और उनके म्यांमार जाने के बाद उनका कहीं भी पता नहीं है कि वो दोनों कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। उन्हें उनके गुनाहों की सज़ा मिल चुकी थी और मुझे भी पता चल गया था कि मैंने अपने रिवेंज को कंप्लीट कर लिया है। अब मेरा सारा फोकस अपने कंप्यूटर पर था। मैं एक ऐसा कोड लिखता हूँ जो कि मेरी लाइफ चेंज कर सकता है। और अब से मैं जो भी मेहनत कर रहा था, वो खुद के लिए कर रहा था। और आगे जाकर जो भी कामयाबी मिलेगी, वो कामयाबी सिर्फ़ मेरी ही होगी। और मैं इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश था कि अब मेरी लाइफ़ की चाबी मेरे हाथों में है। मुझे अब सही से आज़ादी का मज़ा आ रहा था। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ।